आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ लोगों में खौफ है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और इंतजामिया हालात से निपटने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच मरकजी सरकार और रियासती सरकारों के बीच तालमेल में कमी भी साफ नजर आती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कई रियासतों के वज़राए आला के साथ मीटिंग कर हालात का जायजा लिया है और उन्होंने फिर कहा है कि हमारी जरा सी लापरवाही पूरी मेहनत पर पानी फेर देगी। ऐसे में कोरोना के खतरे के बीच होने वाली सियासत पर भी सवाल उठते हैं और जिस तरह से रियासती सरकारें और मरकज के बीच तालमेल नजर नहीं आ रहा, जिसी पर हम प्राइम डिबेट में तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मुल्क में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कई रियासतों में हालात ज्यादा खराब हैं, जिनमें महाराष्ट्र सरे फहरिस्त है। इसके अलावा कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की हालत कोरोना की वजह से मुसलसल खराब होती जा रही है और मुतासरा अफराद की तादाद के लिहाज से यह मुल्क में तीसरे मकाम पर है। मुल्क की मगरबी रियासत गुजरात कोविड-19 से मुतासिर होने के लिहाज से चौथे नंबर पर है, लेकिन अमवात की तादाद के मामले में रियासत महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है। इस बीच गैर बीजेपी रियासतों की सरकारों ने मरकज पर निशाना साधा है कि मुश्किल की इस घड़ी में मरकजी सरकार साथ नहीं निभा रही है, जबकि दूसरी तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई सबको मिलकर लड़नी है। लेकिन अपोजिशन बार बार मरकजी सरकार पर सौतेले सुलूक का इल्जाम लगा रहा है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि कोविड-19 के सबब सबसे ज्यादा अमवात की शरह ने गुजरात मॉडल की पोल खोल दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाले गुजरात और कांग्रेस और इत्तेहादी पार्टियों की हुकूमत वाली 6 रियासतों में कोरोना की वजह से होने वाली अमवात के आदादोशुमार पेश करते हुए कहा कि इन 7 रियासतों में सबसे ज्यादा अमवात गुजरात में हुई है, जिससे वजीर आजम मोदी के गुजरात मॉडल की अहलियत साबित होती है। राहुल गांधी लगातार मोदी हुकूमत पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस वबा से निपटने के लिए खातिर खाह इंतजामात करने में मोदी हुकूमत नाकाम रही है। कुछ रोज कबल राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान एक गलत दौड़ में हिस्सा लेकर जीतने की कोशिश कर रहा है, जो कि हुकूमत की नाअहली और इसके तकब्बुर का नतीजा है। वहीं हुकूमत लगातार कह रही कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस से पैदा वबा की रफ्तार को मान करने में मदद मिली है। सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल घड़ी में सियासत कितनी जायज है। क्या रियासतों को मरकज की तरफ से भरपूर इमदाद नहीं मिलनी चाहिए और ऐसे वक्त रियासती सरकारों को भी मरकज के साथ खड़ा होना चाहिए। जाहिर है कि कोरोना से जंग तभी जीती जा सकती है जब हम सब मिलकर इसके खिलाफ मुत्तहिद हों और एक हिकमत अमली के तहत इसका खात्मा किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो प्राइम डिबेट में आज हम इसी इश्यू पर बात करेंगे कि कोरोना का खतरा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुल्क जिस तरह से इससे लड़ रहा है, क्या ये लड़ाई वाकई में सीधे रास्ते पर जा रही है या फिर एक तरह से जिस तरह से कोरोना के मामले पर सियासत हो रही है, कहीं हम इस लड़ाई से भटक तो नहीं जाएंगे? क्योंकि आए रोज जिस तरह से मरकजी हुकूमत और रियासती सरकारों की हम बात करते हैं, इस पर तालमेल एक तरह से नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि एक तरफ वजीर आजम का बयान आता है कि इस जंग में सबको मिलकर मुत्तहिद होकर हमें लड़ना है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। आखिर इस मुश्किल घड़ी में क्या सियासत से कोरोना को हम शिकस्त दे पाएंगे? क्या हमें राहत नसीब होगी अगर इसी तरह की सियासत कोरोना के मामले पर होती रही? इसी पर हम बात करेंगे। कई पार्टियों के लीडरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ साधना भारती जी, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। खालिद इबादुल्ला साहब टीएमसी लीडर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। कुछ देर में बीजेपी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। खालिद इबादुल्ला साहब और साधना भारती जी, दोनों लोगों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले साधना आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। साधना भारती जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क में कोरोना को लेकर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है। जो शुरुआत 200 से हुई थी वो आज 2.25 लाख तक पहुंच चुकी है।
खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपको साधना जी क्या लगता है कि जो लड़ाई है, क्या उस लड़ाई को हम एक तरह से सीधे रास्ते पर लड़ रहे हैं? क्या जो हमारा टारगेट है उस पर हम फोकस कर पा रहे हैं पूरे तौर से? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगी कि फोकस तो बिल्कुल इन्होंने नहीं किया, क्योंकि एक तरीके से मैं बताना चाहती हूँ, जैसे आपने अभी कहा कि 200 से आज हम 2.25 लाख पे पहुंच गए हैं केसेस। आज हिंदुस्तान आप देखिए किस कदर कोरोना की चपेट में आ गया है। कोरोना के कहर में हमने किस किस तरह की चीजें देखी। ये मैं यही कहूंगी कि एक तरह से अनप्लैन्ड लॉकडाउन किया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में जो आज ये बैठे हुए हैं सत्तारूढ़ दल बनके, अगर ये चाहते तो ये जिन्होंने लॉकडाउन जिस समय पर घोषणा की उससे पहले 4 दिन अगर ये भारतीय रेलवे को मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक घर पहुंचाने तक चला देते तो आज मजदूर सुरक्षित अपने घरों पर पहुंच गए होते। इतनी दुर्घटनाएं हम नहीं सुनते, क्योंकि भारतीय रेल एक दिन में अगर सारी देश की ट्रेनों के चलाया जाए तो कम से कम 2 करोड़ से अधिक लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की कुव्वत रखती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज भी हम देख लें तो आज क्या करने में लगे हुए हैं? वर्चुअल रैली करने में लगे हुए हैं। इनके लिए जरूरी था कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराना, इनके लिए जरूरी था, इनके लिए वर्चुअल रैली करना जरूरी था। 72,000 एलईडी इन्होंने लगाई। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज ये जो मजदूरों और किसानों की बात करके, जो ये लाल आंखें दिखाने की चीन को बात करते हुए, पाकिस्तान से 1 सर के बदले 10 सर लाने की बात करते हुए सत्ता में आए थे, आज इन्होंने देश की क्या हालत बना दी है। आज आप खुद देखिए ना, आज हमने चीन की जो घटना सुनी कि हमारी सीमाओं पर चीन ने किस तरीके से हमारे देश के सैनिकों पर वार करने का काम किया। ये कहते थे लाल आंखें दिखाएंगे, अरे हम कहते हैं लाल दिखाओ, पीली दिखाओ, लेकिन कुछ तो करो। ये कहने लगे कि अरे साधना जी, इस मुश्किल घड़ी में सरकार के अलावा अपोजिशन की भी जिम्मेदारी होती है। जब मुश्किल घड़ी मुल्क पर आती है तो सरकार की जितनी जिम्मेदारी होती है उतनी जिम्मेदारी अपोजिशन की भी होती है। बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ आपकी बात से, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि मैं इतना ही कहूंगी क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी समझी ना सर, इसीलिए तो हमने 1000 बसों को लगाया। हमने कहा कि ठीक है, उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, उन्हें पहुंचाने का काम करो। इन्होंने कहा अरे आपको फिटनेस देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहती हूँ, केंद्रीय जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने कहा कि जिनके लाइसेंस रद्द होने को हैं, जिनके लाइसेंस की डेट खत्म हो गई है, वो लोग 30 जून तक आराम से गाड़ी चलाएं, कोई परेशानी नहीं, फिटनेस की जरूरत नहीं। फिर उत्तर प्रदेश में अगर प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें मजदूरों के लिए लगाई तो आपने फिटनेस का सर्टिफिकेट क्यों मांगा? और हमने कहा ठीक है, हम 500 बसें खराब मान लेते हैं, 500 तो सही है, उसमें आप लगा लो। ठीक है, मैं खालिद इबादुल्ला साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी से भी हमारे साथ स्वदेश वर्मा जी अब से कुछ देर में ही जुड़ेंगे। तमाम सवालों के जवाब उनसे हम लेंगे। मैं खालिद इबादुल्ला साहब, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, मगरबी बंगाल की अगर बात करते हैं, तो हालात दिन ब दिन यहां पर भी खराब होते चले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना का खतरा भी सामने और दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। खालिद इबादुल्ला साहब, देखिए, सियासत तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरे देश देखा 2 दिन पहले अमित शाह जी गृह मंत्री है, उनको चाहिए देश को संभालने के लिए, कोरोना से मुक्त करवाने के लिए जी लड़ाई लड़ना चाहिए, तब वो वर्चुअल राजनीति मीटिंग करना शुरू कर दी है। 72,000 74,000 एलईडी लगाया गया पश्चिम बंगाल में। आपने हर बूथ में एलईडी लगवाया गया, जहां पे इलेक्ट्रिक नहीं है वहां पे बैटरी देके, जनरेटर देके एलईडी लगा के दिखवाया गया। वही अगर एलईडी और जनरेटर लगाने का जगह में कोरोना की रुकावट के लिए अगर उतरकर मैदानों में काम करते तो मैं समझता हूं कोरोना कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये लोग को कहा जाता है कि सही करे। लेकिन राजनीति तो वो भारतीय जनता पार्टी का काम है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे भी मैं समझता हूं कि करेगी। उनका काम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना और सत्ता को हथियाना, यही उनका कहना है। और आपने देखा होगा कि साउथ के एक जज थे, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सिर्फ और सिर्फ पैसा, सत्ता को, भोग को जानते हैं, इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। ये आपने आपके सोशल मीडिया और टीवी मीडिया में मैंने देखा, पेपरों में पढ़ा। तो ऐसे लोगों के बारे में जो जज बता सकते हैं वो उनको साफ है। और
कोरोना के समय में जब इन्होंने लॉकडाउन किया था, बड़ा ही अनप्लान लॉकडाउन जिसको कहा जाए, कि इनका एक ही मकसद था कि हमारा नमस्ते ट्रंप हो जाए, हमारा मध्य प्रदेश का सरकार बन जाए, और उसके बाद चाहे भारत की जनता चाहे भाड़ में जाए, भारत की जनता कहीं भी जाए, उनको रोगी हो, उनको कोरोना मुक्त नहीं बल्कि कोरोना से ढांक दिया गया। अहमदाबाद से लेकर पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूं कि कोरोना अगर लाया है तो नरेंद्र मोदी जी नमस्ते ट्रंप के जरिए आया। और मैं कहना चाहूंगा हुर्रा साहब, इन्होंने लाइट बंद कर, ढोल बाजा और ढाली ताली बजाकर इन्होंने कहा था, तो मैं ये कहूंगा कि कोरोना को भगाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लाइट को ऑफ कर दिया था। ये समझा, जनता भी ये समझी थी कि कोरोना को लाइट बंद कर देने से हो सकता है कोरोना जाने, कि हिंदुस्तान में अब कोई नहीं रहता है, चलो कोरोना भाग जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का ये सोचना, ये समझता, जनता भी इसका सपोर्ट की थी। ठीक है, अंधेरा कर दो, हो सकता है। ठीक है, लेकिन खालिद इबादुल्लाह साहब, ठीक है, ये सारी बातें आपकी ठीक हैं, एक अपोजिशन के नाते ये तमाम बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब अब दुश्मन सामने खड़ा है, बार बार वजीर आजम साहब भी कह रहे हैं कि हमें मिलकर लड़ना है, तो क्या ऐसे हालात में अब ममता बनर्जी, टीएमसी या दूसरे जो अपोजिशन है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो सेंटर के साथ खड़े हों इस मुश्किल की घड़ी में? बिल्कुल बिल्कुल, ममता बनर्जी और पूरे देश के जो बीजेपी राष्ट्र है, वो राज्य है, सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और कोरोना की लड़ाई में मैं राजनीति हम लोग करने नहीं चाहते और जानते भी नहीं है और करेंगे भी नहीं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन उनका तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना हो रहा है। और वो मैं ये कहूं कि कोरोना के बारे में आपने कहा कि कोरोना का ये 3 लाख मैं समझता हूं 3 लाख लगभग क्रॉस किया, 3,20,25,000 के पार कर गया है। और इसमें मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में, मुझे जहां तक लगता है, जिस तरह से यहाँ पे कोरोना संक्रमण गुजरात के और नमस्ते ट्रंप के जरिए बढ़ा है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में दूसरे नंबर पर तो कोरोना को प्रधानमंत्री ला खड़ा कर देंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि यहाँ पे डेथ रेशियो कम हुई, बिल्कुल मैं उनका कहना ठीक है, डेथ रेशियो कम है। यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा कि जब डेथ रेशियो कम था, जब एकदम बिल्कुल कम था, रेशियो बिल्कुल कम था, उस समय आपने लॉकडाउन किया, और जब डेथ रेशियो बढ़ने लगा और कोरोना के संक्रमण लोग आने जाने ज्यादा आने लगे, तो उस समय आपने अनलॉक शुरू कर दिया। तो कैसी आपकी प्लान है, आपका क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान सुदेश वर्मा जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। सुदेश वर्मा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सुदेश वर्मा जी, क्योंकि अब कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस इश्यू पर हम लोग कई बार इस पर डिबेट भी कर चुके हैं, बातचीत भी हो चुकी है। सुदेश वर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जिस डायरेक्शन में अब हम कोरोना के खिलाफ जा रहे हैं, क्या वाकई में यह लड़ाई हमारी सही दिशा में जा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की कुछ बातें आज सामने जो आई है जी, जिसमें उन्होंने 2 इंडिकेटर दिया। एक उन्होंने ये बताया कि जो डिजिटल पेमेंट था प्री कोरोना स्टेज में आज लगभग उस तक पहुंच रहा है। उसके बाद उन्होंने 2 व्हीलर प्रोडक्शन की बात की, वो भी इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी आज कुछ दिनों के बाद जाके रेल पर आ जाएगी। दूसरी बात है कि कोरोना से कैसे लड़ाई लड़ी जाए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का पहला जो जरिया था वो हमने अख्तियार किया उसका लॉकडाउन के जरिए। और यही कारण है कि देखिए, आप जब भी कोई कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन 2 लाइक्स में होती है ना, आप बता सकते हैं। जैसे हम अगर अमेरिका से आप कंपेयर करिए तो अमेरिका की आबादी कितनी है, 30 करोड़ से कुछ ज्यादा, उससे ज्यादा लोगों को तो हमने पॉवर्टी से ऊपर निकाला है। भारत की आबादी हमेशा याद रखना चाहिए कि आज के दिन 130-137 करोड़ की आबादी है। 2011 के सेंसस को आप लीजिए और उसको एक्सट्रापोलेट करिए तो, और इतनी बड़ी आबादी में आप अगर देखेंगे नंबर्स को और जो डेथ हो रहे हैं, और ये भी कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कि हमारे लोग इतने सामर्थ्य हम लोग नहीं है। अगर अमेरिका से आप कंपेयर करें, इटली से कंपेयर करें, जो व्यवस्था है हेल्थ सिस्टम उतनी मजबूत नहीं है, उसके बाद भी हम इतने अच्छे से लड़ पा रहे हैं। ये डेथ जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, सबको दुख होगा जो डेथ हो रहा है, हम क्यों डेथ को नहीं रोक पा रहे। एक भी डेथ होगा तो उस परिवार के लिए और देश के लिए क्षति है। और इसीलिए देखिए, जरूरी है सबको साथ चलना, क्योंकि ये बात मान के चलिए कि जो मुख्यमंत्री हैं एक राज्य को देखते हैं, पूरे देश को देखना प्रधानमंत्री
जी का काम है, और जो बेस्ट उनके पास इंफॉर्मेशन आता है, बेस्ट एडवाइस आता है, उसके बेसिस पर वो सजेशंस देते हैं। और जो स्टेट फॉलो करें, जैसे बताया उन्होंने कि मास्क को पहनना बहुत जरूरी है। मास्क को अगर आप पहन, जैसे आज तो 500 रुपये फाइन हो रहा है दिल्ली में मास्क अगर आप नहीं पहनेंगे तो, जो डायरेक्शन आया है। लेकिन अगर मास्क आप पहन रहे हैं और हाथ को साफ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अगर निभा पा रहे हैं, तो निश्चित ही कोरोना नहीं होगा, क्योंकि जो फैलने का तरीका है उसको आप रोक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुदेश वर्मा जी, वजीर आजम साहब और सरकार जो है वो फिक्रमंद है कोरोना वायरस को लेकर, ये बिल्कुल साफ झलकता है। जब बार बार वजीर आजम साहब मीटिंग कर रहे हैं, रियासतों के जो स्टेट्स के सीएम है उनके साथ मीटिंग हो रही है, सेंटर में जो मिनिस्टर है उनके साथ मीटिंग हो रही है, खुद नेशन से बार बार पीएम का खिताब होता है, तो वजीर आजम साहब अपनी जगह पर एक तरह से कोरोना को लेकर फिक्रमंद हैं। लेकिन सुदेश वर्मा जी, सवाल ये उठता है क्योंकि खुद वजीर आजम साहब ने कहा कि इस जंग को अकेले नहीं लड़ सकते, इसमें सबको मिलकर आना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, तब इस जंग को हम जीत सकते हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है सुदेश वर्मा जी, बहुत अलग है। देखिए, महाराष्ट्र की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, इन लोगों के अपने अलग सुर और ताल है, और दूसरी तरफ मरकज का जो रवैया है वो अलग है। क्या ऐसे जीतेंगे हम लोग कोरोना से? देखिए, आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट को कोट नहीं किया। उन्होंने केरला की बात की, उन्होंने पंजाब की बात की एज एग्जांपल। पंजाब में कौन है? कांग्रेस है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है वहां पर। तो मुख्यमंत्री वहां एफिशिएंट है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर टाइट है और लोग सजग हैं और इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित ही कोरोना से बचेंगे। नॉर्थ ईस्ट स्टेट, आज जो मीटिंग हुई वो बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कोरोना में। कल जो मीटिंग होगी मैक्सिमम वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अच्छे जो प्रैक्टिस है उसको सीखने की आवश्यकता है। इसमें देखिए, हम इसको कम्युनिटी के तहत न देखें, हम इसको पार्टी के तहत न देखें, दलगत राजनीति से ऊपर, क्योंकि ये महामारी से लड़ाई हो रही है। राजनीति तो होते रहेगी, ये कितना भी कोशिश करें, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण इसमें नहीं देना चाहता, क्योंकि ये एक पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई है और हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। इसमें कोई राजनीति नहीं है। अगर आपको लगता है प्रधानमंत्री जी सही नहीं कर रहे हैं और कोई अच्छा कार्य कर, आपके पास कोई सजेशन है, तो आप सीधे प्रधानमंत्री जी को दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसको नहीं मानेंगे। खालिद इबादुल्ला साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं। सुदेश वर्मा जी ने जिस तरह से कहा कि, और पीएम मोदी भी बार बार यही कहते रहते हैं अपने जो उनकी स्पीचेस होती हैं कि मिलकर इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो सवाल मैंने सुदेश वर्मा जी से किया था कि जमीनी सतह पर हम देखते हैं वो हकीकत नजर नहीं आती। ममता बनर्जी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार सेंटर पर निशाना साधा जाता है, इल्जाम लगाए जाते हैं कि पैकेज और फंड की उन्होंने मांग की और वो पैकेज और फंड नहीं मिल रहा है रियासतों को इस मुश्किल घड़ी में। बंगाल और पश्चिम बंगाल तो मैं बता दूं कि 2 संक्रमण हो चुका है। एक तो आप देखें कि कोरोना संक्रमण से जूझ रहा था, दूसरा एक इतना बड़ा इम्फान जो साइक्लोन आया, उससे ये पूरी तरह से आप पूरे समझिए 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूं कि खुद सेंट्रल को ये चाहिए था कि बंगाल सरकार को और बंगाल को बचाने के लिए फंड यहाँ पे ज्यादा देना है। लेकिन 1000 रुपया ऊंट के मुंह में जीरा करके चले गए। ऊंट के मुंह में जीरा आप क्या कर रहे हैं? 1 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हुआ, आप 1000 करोड़ रुपया दे रहे हैं। आपका कम से कम 50-60 हजार करोड़ रुपया अगर आप यहाँ पे दे जाते तो हाँ समझ में आता है कि बंगाल के बारे में सोच रहे हैं। मैं उसको भी छोड़ दीजिए, आप अगर पश्चिम बंगाल का जो बकाया 56-57 हजार करोड़ रुपया वो भी दे देते अभी, तो ममता बनर्जी काम में बहुत ज्यादा इजी हो जाता। और काम करने के लिए जिस तरह से ममता बनर्जी सड़कों पर उतरकर, रास्ते पर उतरकर, घर घर पहुंचकर सब चीज को रोक रही है, तभी जाके आज पश्चिम बंगाल में संक्रमण बहुत कम है। रेशियो में देखिए 10-11 नंबर पे। आप महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली को मिलाकर देखें तो 76% संक्रमण इसी से हुआ। और संक्रमण यहां होने के अलावा डेथ रेशियो भी देखा जाए तो 75% डेथ रेशियो ये 3 स्टेट से, गुजरात से हुआ। गुजरात को फैलाने का काम ये लोग किया। और आपने कहा कि प्रधानमंत्री चाह रहे, प्रधानमंत्री अगर चाहते तो लॉकडाउन करने से पहले उनका ये फैसला होना चाहिए था। ये तो कोई छुपा ठीक है। खालिद इबादुल्ला, देखिए अब पीछे की बातें अब रहने दीजिए, अब आगे क्या कुछ करना इस पर भी अब हमें फोकस करना होगा। 2 और खास मेहमान मेरे साथ जुड़े बहुत जल्दी, उनका भी मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। संजीव झा जी को, जो कि
स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव झा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में, और एडवोकेट धर्म मिश्रा जी स्पोक्स पर्सन है शिवसेना के, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। धर्म मिश्रा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं संजीव झा जी आपके पास आना चाहूंगा। संजीव झा जी, क्या आपको लगता है जिस इश्यू पर आज हमने डिबेट रखा है कि कोरोना की लड़ाई, क्या हम सही दिशा में लड़ रहे हैं? क्या जो स्टैंड सेंटर का है वही स्टैंड डिफरेंट स्टेट का भी आप देखते हैं? संजीव झा जी, मेरी आवाज का टिप्पणी करेंगे? जी जी जी, बिल्कुल, आपकी आवाज आ गई। कोविड की महामारी से हम सबको लड़ना है, बिल्कुल। कोविड की महामारी से हम सबको लड़ना है, तो राजनीति से परे होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और शुरू से ही हम लोग कहते रहे हैं कि जिसका भी अच्छा सुझाव सजेशन दीजिए, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। कई बार कई तरह की परेशानियां आई, उसको लेकर हमने सवाल भी उठाया, लेकिन अच्छी बात यह है कि 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी कुछ इनिशिएटिव लिया है और उससे कुछ फायदे भी हुए हैं। मतलब मैं बताऊं आपको कि हमारे यहाँ 10,000 दिल्ली सरकार के बेड हैं, हमने 50% बेड कोविड के लिए रख दिया। दूसरा 10,000 बेड केंद्र सरकार के हॉस्पिटल्स में थे, उसमें से केवल 800 बेड हमें मिले थे। एमसीडी में 3500 बेड से उसमें हमें एक भी बेड नहीं मिला था। लेकिन 2 दिन के इंटरवेंशन के बाद हमने देखा है कि केंद्र सरकार में भी कोविड की बेड की संख्या बढ़ी है और एमसीडी में बेड की संख्या बढ़ी है। तो इससे हमारी लड़ाई थोड़ी आसान हो जाती है, फिर कॉपरेशन से थोड़ी इस लड़ाई को हम अच्छे से लड़ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपस में ठीक से समन्वयता नहीं बनाएंगे और राजनीति करेंगे, तो फिर कोविड की लड़ाई आपको कमजोर, जो लड़ रहे हैं वो कमजोर पड़ जाएगा आपका। तो मुझे यह लगता है कि 2 दिन के जो प्रयास है वो सार्थक प्रयास है। मैं आशा करता हूं किसी तरह से कॉपरेशन रहेगा ताकि इस महामारी में हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को बहुत मजबूती से आगे लड़ें। नहीं, बिल्कुल, कोरोना को अगर शिकस्त देना और इसके खिलाफ लड़ना है तो सबको तो एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ आना होगा। फिलहाल सियासत को ताक पर रखना होगा और जमीनी सतह पर इसके लिए काम करना होगा मिलकर। मैं एडवोकेट धर्म मिश्रा जी आपके पास भी आना चाहूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को सेंटर से बहुत सी शिकायतें हैं कि जो पैकेज मांगा गया वो पैकेज नहीं मिला। इसके अलावा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज मिला उसमें से महाराष्ट्र को अभी तक कुछ नहीं मिला। इस तरह की बहुत सी शिकायतें महाराष्ट्र की हैं। मेरा सवाल सीधे सीधे धर्म मिश्रा जी ये है, क्या इस मुश्किल की घड़ी में अगर ये सियासत होती रहेगी, क्या हम कोरोना से लड़ पाएंगे? मुझे लग रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम है, आवाज नहीं जा रही है। धर्म मिश्रा जी तक हमारे साथ दोबारा से जुड़ेंगे। मैं साधना भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। साधना जी, लगातार हम बात सिर्फ डिबेट का इशू यही है कि एक तरफ कोरोना जैसा संगीन खतरा हमारे सामने है और दूसरी तरफ हम जो सियासत, इस माहौल में भी हम सियासत कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि मोर्टेलिटी जो रेट है, जो अमवात का जो शरह है, वो सबसे ज्यादा गुजरात में, और उससे लेकर उन्होंने पीएम मोदी और सेंटर की सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने याद दिलाया गुजरात मॉडल को लेकर। क्या साधना भारती जी, इस मौके पर इस तरह की सियासत होनी चाहिए? देखिए, मैं एक बार फिर से आपको ये कहना चाहूंगी, मुझे अभी आम आदमी पार्टी के उनको सुन रही थी मैं, संजीव जी को, अच्छी बात कही उन्होंने, लेकिन ये हम लोग सियासत करने का काम हमने नहीं किया। जब लॉकडाउन हुआ तो पूरे देश ने उसका पालन किया। इन्होंने घंटी बजवाई, थाली बजवाई, फूल बरसवाई, इस तरह के धारावाहिक चले। 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे। वो कुछ ऐसा हो गया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। केवल संख्या बड़ी होने से कुछ नहीं होता, ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। देखिए, आप ये बार बार अगर कहेंगे हम राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति अगर करते तो हम 1000 बसें नहीं लगाते। राजनीति अगर करते तो उत्तर प्रदेश में महारसोई अभियान चला रहे हैं सर, भूखे लोगों को भोजन दे रहे हैं, वो नहीं करते। राजनीति करते तो गुजरात में हमारी सरकार नहीं है, वहां के प्रवासी मजदूरों को कांग्रेस पार्टी ने अपने खर्चे से ट्रेन के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाया। तो हम राजनीति करने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम विपक्ष में हैं और हमारी और मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि इस कोरोना के कहर में जो किसान और मजदूर की हालत है उसको समझा जाए और देखा जाए। राजनीति की बात क्या होती है? राजनीति सर, वर्चुअल रैली तो हमने नहीं की, हमने तो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का काम नहीं किया, तो ये कौन कर रहा है? मैं वाकिफ हूं और इत्तेफाक रखती हूँ और बहुत खुशी जाहिर करती हूँ इस बात के लिए कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आज ये
कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोचने की बात यह है कि केंद्र सरकार और दिल्ली जो एमसीडी है उसके अगर टोटल बेड मिलाए जाए तो 16,700 होते हैं, जिसमें से केवल 1,502 कोविड पेशेंट के लिए दिए। दिल्ली सरकार की जो एप्लीकेशन है कोरोना की, उसके अंदर जो आंकड़े बताए जाते हैं और धरातल पर आप जाकर देखिए, कांग्रेस के कई नेता गए हैं बड़े हॉस्पिटल्स में, वहां पता लगता है कि अरे वहां तो बेड है ही नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन पर दिखा रहे हैं। कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, तो क्यों कोर्ट को बार बार संज्ञान लेना पड़ता है? एक छोटी सी बात और कहूंगी, जब कोरोना के कहर में सब लोग लॉकडाउन में बंद थे, उसी वक्त एक जरूरी बात उठाना चाहती हूँ कि कोरोना के कहर के संकट में महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं देने का काम किया इस सरकार ने। आगरा के अंदर पुरानी बात नहीं है, अब आप कहेंगे पुरानी बातें उठा रही हूँ। 11 मई 2020 को आगरा के नगला तेजा ग्राम में एक लोधी क्षत्रिय समाज की नाबालिग अनाथ बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। मैनपुरी के अंदर एक लोधी क्षत्रिय समाज की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, छतरपुर में केवल 4 साल की बच्ची के साथ मध्य प्रदेश के अंदर रेप हुआ और 3 दिन तक इनकी सरकारों ने संज्ञान लेने का काम नहीं किया। जौनपुर के अंदर निषाद पेटी के साथ बलात्कार जैसी घटना, ठीक है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल साधना जी, ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है, इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं। इस पे तो सरकारों को देखना चाहिए, जाहिर सी बात है, ये काम, ये जिम्मेदारी तो सरकारों की है। यूपी हो, बिहार हो, कोई भी स्टेट हो, ये जिम्मेदारी सरकारों की है और ये मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। साधना जी, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। जो बात खालिद इबादुल्लाह साहब ने कही या आपने जो बातें कही, सुदेश वर्मा जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। सुदेश वर्मा जी, बहुत मुख्तसर में मैं जवाब चाह रहा हूं। यहां पर साधना भारती ने, खालिद इबादुल्लाह साहब ने यही कहा कि सियासत आखिर कर कौन रहा है, इसे भी देखना होगा। अगर अपोजिशन बार बार इसे नकार रहा है, और साधना जी ने यही कहा कि वर्चुअल रैली इस मुश्किल घड़ी में अपनी सियासत चमकाने के लिए वर्चुअल रैली कर कौन रहा है? अमित शाह जी कर रहे हैं, बिहार की सियासत पर उनकी नजर है, वेस्ट बंगाल पर उनकी नजर है, तो इस मुश्किल दौर में भी सुदेश वर्मा जी सियासत हो रही है। इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सियासत कोरोना पर न करे, ये बोला जा रहा है। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कोर्ट की फटकार पड़ती है, उस पर आप खुश हो जाइए और सबको दिखाने लगे नीचा, और एक तरफ हमारा अप्रोच है कि नहीं, हम उनके साथ मिलके जो चीजें हैं उसको दुरुस्त करें। आप नरेंद्र मोदी जी के विजन को समझिए कि 5,000 रेल कोचेस को उन्होंने ऑलरेडी कोविड आईसीयू बेड में कन्वर्ट करवा दिया है, जिसमें से 500 कोचेस को आपको संजीव जी बताएंगे, आम आदमी पार्टी के जो है दिल्ली को एलोकेट कर दिया है। मतलब 8,000 बेड, सोचिए, कोचेस को पहले से ही तैयार रखा गया। तो हम तो इमरजेंसी की तैयारी कर ही रहे थे ना। आप उस आदमी के विजन को सोचिए। आपके क्रिटिसाइज कर देने से, आपके पॉलिटिक्स कर देने से, आपके जाके माइग्रेंट वर्कर के साथ फोटो खिंचा के आपको दिखाना पड़ रहा है कि आप माइग्रेंट वर्कर के साथ हैं, आप एक पत्रकार वाला काम कर रहे हैं। अरे सोल्यूशन क्या है आपके पास? आपके कार्यकर्ता नहीं उतर रहे थे, हमारे लोग दिखे वहां उतरे हुए। यही होता है सियासत। आप सिर्फ आके आपने वो स्टेटमेंट दे दीजिए क्रिटिसाइज करते हुए, तो क्रिटिसिज्म सबसे आसान है। लेकिन आप देखिए, उसके बाद भी जनता आपके साथ नहीं है। अभी बहुत से सर्वे आए, उसमें दिखाता है राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए, उनका रेटिंग बहुत डाउन गया है इसके बाद, क्योंकि उनको सीरियसली नहीं ले रहा है। उनके प्रवक्ता के बोलने से क्या होगा? हम लोग तो जिन्होंने खुद ही बोला ना, हाथ करने को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जो आपके सर्वे आते हैं वही ठीक है। साधना जी, बहुत मुख्तसर, मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बहुत मुख्तसर में आप जवाब दे दीजिए। ठीक है साधना जी, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। मैं इतना कहूंगी, ये कह रहे हैं कि हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, तो खुद ही बता दीजिए। आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, आप किसान को कर्ज पैकेज दे रहे हैं। किसान को कर्ज पैकेज देने से किसान आत्मनिर्भर बनेगा क्या? किसान को आज भाषण की नहीं सुदेश जी, राशन की जरूरत है, कर्ज पैकेज की नहीं, कैश पैकेज की जरूरत है। 13 करोड़ अति गरीब परिवारों को आप 5,000 रुपए प्रति महीना 6 महीने तक दीजिए। इसके हिसाब से 65,000 करोड़ रुपए होता है। राहुल गांधी जी ने बुंदेलखंड में किसानों को 75,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। आप कर क्या रहे हैं? आप बताइए। आप तो पढ़े लिखे हैं, तो फारसी की क्या जरूरत है? आप तो बता दीजिए ना फिर कि आप आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे। कर्ज पैकेज से आत्मनिर्भर नहीं बनेगा किसान। कर्ज पैकेज नहीं, कैश पैकेज दीजिए और लघु उद्योगों को। ठीक है ना, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। साधना जी, बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, इसी पर हम लौट कर आते हैं कि क्या ये मुनासिब वक्त है, सियासत ना हो, सियासत से हटकर हमारा सीधा टारगेट कोरोना हो और कोरोना पर हमारा फोकस होना चाहिए, सियासत से हट जाना चाहिए और सियासत से हटकर कोरोना की लड़ाई सबको मिलकर लड़नी है, तभी हम कोरोना से जीत सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसी पर हम लौट कर आ रहे हैं। कोरोना का खतरा मुल्क में लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच जिस तरह की सियासत मुल्क में हो रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में ये वक्त सियासत करने का है? कहीं हम अपने टारगेट से
एक तरह भटक ना जाएं। और ऐसे में यह सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबको मिलकर सेंटर के साथ सबको आना चाहिए, या मरकजी सरकार को रियासती सरकारों की मदद करनी चाहिए और एक साथ मिलकर कोरोना पर अटैक करना चाहिए। कोरोना का सफाया करने का यह वक्त है और ऐसे में सियासत नहीं होनी चाहिए। इसी पर हम बात कर रहे हैं, बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद एडवोकेट धर्म मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। डिबेट के आधे हिस्से में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं मेरे साथ जुड़ चुके। धर्म मिश्रा जी, सबसे पहले जो डिबेट का आज इशू है वो यही है कि एक तरफ कोरोना का खतरा और दूसरी तरफ जो हम सियासत कर रहे हैं इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा है और कोरोना पर हम पूरी तरह से फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं इस सियासत के चलते। क्या आपको लगता है कि कुछ दिनों के लिए, जब तक कोरोना का खात्मा नहीं हो जाता है, हमें अपनी सियासत तर्क कर देनी चाहिए और सबको मिलकर कोरोना के खिलाफ खड़ा होना चाहिए? ठीक है, एक बार फिर लग रहा है हमारा राब्ता टूट गया है। मैं खालिद इबादुल्ला आपके पास आना चाहूंगा। खालिद इबादुल्ला साहब, आज हमने देखा कि पीएम मोदी ने कुछ रियासतों के वज़ीर आला से, सीएम से मीटिंग की। कल फिर इसी तरह की मीटिंग होने वाली, वो हालात का जायजा लेते। लेकिन इस मीटिंग में भी ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोरोना की ये लड़ाई हम जीत सकते हैं अलग अलग खड़े होकर? जिस तरह से डिबेट के पहले हिस्से में मैंने बात की कि अगर कोरोना को हराना है तो सबको एक होना पड़ेगा, यह वक्त मुत्तहिद होने का है, यूनाइट होने का है। खालिद इबादुल्ला साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे अच्छा लगा कि वो यूनाइट होने का, एक होने का। अरे भाई साहब, किस तरह से यूनाइट होगा? ये तो आप इस महामारी के समय में, इस महामारी के समय में आप आज राजनीति कर रहे हैं, आप वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों का आपके साथ कैसे जाएगा? आप जो राज्य अपने कोरोना की लड़ाई में लगे हुई है, रास्ते में उतरी है, एमपीज, एमएलए, मिनिस्टर, काउंसिलर, सारे लोग रास्ते पे उतरकर, ममता बनर्जी, मेरे स्टेट का बात बता रहा हूं, ममता बनर्जी यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कोरोना की लड़ाई लड़ रही है। हर एमएलए को, हर एमपीज को मीटिंग में बैठाकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके घरों से कोरोना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही है और वहीं पे वर्चुअल मीटिंग करके नरेंद्र मोदी 72,000 एलईडी लगाकर वो सड़कों पे राजनीति करना पसंद कर रहे हैं। राज्य को फिर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना पे अलग है राजनीति, हम वर्चुअल मीटिंग करेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इकट्ठा होने की बात है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि चीफ मिनिस्टरों को लेकर मैं बैठूंगा, वो मीटिंग करूंगा, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करूंगा। ऐसे नहीं होता है। आप पहले कोरोना से लड़ाई तो खालिद इबादुल्ला, फिर तालमेल बैठेगी कैसे? और उसके बाद तालमेल कैसे बैठेगी? सेंटर और स्टेट कैसे साथ में आएंगे? क्या कुछ करने की जरूरत है? सेंटर को हमेशा चाहिए कि अभी राजनीति नहीं करनी चाहिए। स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर उसके साथ जिस तरह से वो काम कर, उनके हाथ बटाने की जरूरत है। और यहाँ पे अमित शाह वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, जेपी नड्डा साहब बड़ा प्रोग्राम करवा रहे हैं, ये सब गलत बात है। आज पूरी देश नहीं, पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है और इनको अपनी फिक्र है कि हम राजनीति करेंगे। हमारा इलेक्शन उड़ीसा, हमारा इलेक्शन पश्चिम बंगाल। ठीक है खालिद इबादुल्ला साहब, बात हो गई। मैं सुदेश वर्मा जी आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एडवोकेट धर्म मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरे साथ नहीं जुड़ पा रहे थे, वो जुड़ गए। धर्म मिश्रा जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सीधा मेरा यह सवाल कि इतनी बड़ी परेशानी, इतना बड़ा खतरा, लेकिन मुल्क में सियासत हो रही है, स्टेट वर्सेस सेंटर जो है वो सियासत खत्म नहीं हुई है इस खतरे के वक्त। क्या कह रहे हो सर? मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ इतना बड़ा खतरा है कोरोना का, महाराष्ट्र में खासतौर से, महाराष्ट्र की अगर हम खासतौर से बात करते हैं तो यहां पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में सेंटर और स्टेट को जहां साथ खड़े होना चाहिए था, आज हम देखते हैं कि उनमें तालमेल नहीं है। सर, हमने तो हमारी तरफ से, हमारे सरकार ने, हमारे सीएम साहब ने तो सेंट्रल से हमेशा तालमेल रखा है, लेकिन अब सेंट्रल की जवाबदारी है ना। जिस तरह से दिल्ली की तरफ उन्होंने रुझाव किया, जबकि वो दिल्ली में बैठे थे इसीलिए, और मुंबई में जब इतनी समस्या आई। जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। धर्म जी, कंटिन्यू कीजिए।
ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है सभी चीजें अब टेक्नोलॉजी पर चल रही हैं और अभी ये नया एक तरह से तजुर्बा है, तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं सुदेश वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। सुदेश वर्मा जी, जो बात धर्म मिश्रा जी ने कही कि भाई जो स्टेट है या खासतौर से महाराष्ट्र का उन्होंने जिक्र किया कि वो सेंटर के साथ पूरी तालमेल के लिए तैयार हैं, बल्कि सेंटर के साथ खड़े हैं, और खालिद इबादुल्ला ने कहा कि अगर सियासत छोड़ने की बात है तो ये सियासत और राजनीति पहले सेंटर को और बीजेपी को छोड़नी पड़ेगी। जिस तरह की वर्चुअल रैलियां इन हालात में हो रही, इन्हें छोड़ना पड़ेगा, फोकस कोरोना पर करना पड़ेगा। सुदेश वर्मा जी, फिर अपने अपने समझ की बात है। देखिए, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, ये कोई तृणमूल कांग्रेस या शिवसेना जैसी पार्टी नहीं है जी। आपको ये बात पता है, देश की रूलिंग पार्टी है, बहुत राज्यों में हमारी सरकार है। बीजेपी एक मॉडर्न पार्टी है जो डिजिटल मीडियम को यूज करके अपने लोगों तक पहुंचती है। आप नहीं पहुंच पा रहे, आप अगर IT सेवी नहीं है, अच्छा, हमारी गलती नहीं बड़ी पार्टी हमारा है, काम नहीं है। मॉडर्न पार्टी है तो राजनीति करेगी। सुन तो लीजिए, मॉडर्न, अरे सुन तो लीजिए ना, मैंने आपको बोला क्या, आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोल लूं। अरे पॉइंट को नोट करिए, पॉइंट को नोट करिए, क्लियर कर दूं, उसके बाद अरे भैया डिबेट करना तो सीखिए पहले, आप पॉइंट को नोट करिए। कह रहे हैं कि हाँ हमें राजनीति करने दो, बड़ी पार्टी मैं है। साथ में जा रहा हूं, अभी तो शुरुआत की है बोलना, अभी बोले कहाँ है। आप अगर IT सेवी नहीं है, आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं मालूम है, तो इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। राजनीति की बात हम कोरोना पर कर रहे हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ आपको कैसे बात करना है, पार्टिसिपेट कैसे करना है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। घर पे ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नॉर्मल में ले जाना है, आप नहीं जा सकते, रैली नहीं हो सकती जो आप चाहते हैं। अब इसी तरह से काम चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना से डील नहीं हो रहा है, कोरोना जिसको डील करना है कर रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं पता है, आप ये कर ही नहीं सकते। आपकी पार्टी तो हम नहीं चलाएंगे ना, वाइंड अप कर लीजिए, पार्टी बीजेपी आ जाएगी, नहीं चला हमारे पार्टी तो। दूसरी बात ठीक है, देखिए एक करके बात कर लीजिए। मैं साधना जी आ रहा हूँ, कांग्रेस की बात सुन लीजिए। साधना जी मैं आ रहा हूँ, खालिद इबादुल्ला सुन लीजिए, फिर मैं जवाब का मौका आपको मिलेगा। बोल रहे हैं, ठीक है, सुदेश जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। कांग्रेस की बात सुन लीजिए, कांग्रेस को क्या समझ में आ रहा है? सवाल पूछ रहे हो? हम लोग क्या मैं धर्म जी आ रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ। कोरोना पर तो राजनीति कर नहीं रहे, कोरोना पर तो डायरेक्शन आ रहा है, उसका फॉलो अप हो रहा है। कोरोना पर सारे काम हो रहे हैं। क्या मतलब, आप इसका मतलब क्या, ये काम कर रहे हैं तो वो काम नहीं हो रहा है? डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट लोग हैं, आप राजनीति कर रहे हो तो अच्छी बात है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, राजनीति कर रहे हो। नॉर्मल जो है आपने एक्सेप्ट किया, कोरोना पे राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन राजनीति कर रहे। लोगों तक चाहिए, आपके पास ये विजन ही नहीं है, आपके पास विजन नहीं है तो हमें दोष दे रहे हैं। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बताइए। हम कोरोना के लिए कर रहे हैं, आप कोरोना के लिए कर रहे हैं। क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या देखिएगा? मैं तो अभी कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ कोरोना का डिजिटल, मैं तो अभी यूज कर रहा हूँ, मैं घर से यूज कर रहा हूँ। करिएगा आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप ठीक है। खालिद इबादुल्ला बात हो गई, सुदेश जी आपकी बात हो गई, मैं साधना जी वेट कर रही हैं। ठीक है, आप लोगों की बात हो गई। देखिए मैं चाह रहा हूं एक करके बात कर लीजिए, बारी बारी से बात कर लीजिए, 1 बाय 1, ताकि बात समझ में आए। टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इस वक्त है। तो मैं साधना जी आपके पास आ रहा हूं, मैं सुदेश वर्मा जी दोबारा से आपके पास आऊंगा। धर्म मिश्रा जी भी वेट कर रहे हैं और इसके अलावा संजीव झा जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। साधना जी, बहुत मुख्तसर में, क्या ये जो लड़ाई है इसके लिए हम सब एक नहीं हो सकते हैं? अभी हम सियासत छोड़ दें, सियासत भूल जाएं, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, बहुजन और टीएमसी जो है सब भूल जाएं और एक हो जाएं? क्या ये नहीं हो सकता है साधना जी? बिल्कुल एक हो सकते हैं, लेकिन आप सुनिए सुदेश जी की बातें, ये अभी भी छोटे और बड़े की राजनीति में फंसे। और मैं आपको बता दूं सुदेश जी, आपके ही एक प्रवक्ता चैनल पर आकर ये कह गए थे कि राजनीति औरों के लिए सियासत होगी, भाजपा के लिए इबादत है। तो आपके लिए राजनीति इबादत है, हमारे लिए नहीं, और हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैं दोबारा कहूंगी आपको, हम राजनीति करने का काम नहीं कर रहे हैं, पैसा खाने का जरिया नहीं है हमारे लिए। अभी बीच में मत बोलिए आप, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बोले थे आप बोले थे बीच में। ठीक है, आप बीच में बोले थे। सुदेश जी सुन लीजिए थोड़ा सा, सुदेश गलत बोल रही है, बीच में बोली थी कि नहीं बताइए? ये बीच में बोली थी ना। मैं ये कह रही हूँ आपसे कि वर्चुअल रैली करने से आप वर्चुअल रैली करते रहे। अब राहुल गांधी जी अगर मजदूरों से मिलते हैं तो निर्मला सीतारमण जी बौखला जाती हैं, कहती है कि अरे मजदूरों के साथ बात, वो राजनीति है, ये राजनीति है। उनको घर छोड़ाते हो। सर, हम उनको पैदल भी घर पे छोड़ाएंगे, लेकिन यही मजदूर आपको सत्ता से सड़क पर ले जाएंगे। अंत में केवल इतना
नहीं कहूंगी मैं कि मोदी जी बजवाकर थालियां मोदी जी उत्सव मनाते रहे और करोड़ों प्रवासी मजदूर घरों को पैदल जाते रहे, होती रही मौतें, भूखी भटकती रही जनता, और मोदी जी अपने मन की बात सुनाते रहे। क्यों 3 महीने बाद आज मीटिंग करना याद आ रहा है आपको? क्यों इतने समय से चुप बैठे थे आप? क्यों आपने अनप्लॉन्ड लॉकडाउन किया? और आप बात कर रहे हैं कोरोना की। आपके कोरोना के कहर में मजदूर किसान आप कर्ज युक्त करके आत्मनिर्भर बनाएंगे या कर्ज मुक्त करके आत्मनिर्भर बनाएंगे? आप पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। महिलाएं सड़क पर डिलीवरी, ठीक है साधना जी मेरे ख्याल से बात हो गई सुदेश जी से। सुदेश जी अब इसका जवाब देंगे। ठीक है सेंटर बनाने का काम किया। साधना जी बात हो गई, नहीं कर रही हूँ, साधना जी बात हो गई। सुदेश वर्मा जी जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। सुदेश वर्मा जी जो सवाल साधना जी कर रही हैं कि राहुल गांधी करें तो सियासत, अमित शाह करें तो सियासत नहीं है। नहीं, दोनों में डिफरेंस ये है जी कि हम सिंसियरिटी काम करना चाहते हैं, सोल्यूशन बनना चाहते हैं। सोल्यूशन बनकर हमने ट्रेन दिया, इन्होंने सियासत करके वो बसें जो नंबर नहीं थी, बसें जो नंबर नहीं थी, टेक्नोलॉजी यूज बसें नहीं थी, 2 व्हीलर को बस बना के पहुंचा दिया बॉर्डर पर और बोला फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना इसको यूज करो। ये सियासत है, ये केओस पैदा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं। आप सपना देख सकते हैं, सपना देखने में कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे प्रवक्ता ने जो बोला सही बोला, राजनीति हमारे लिए इबादत की है, राजनीति एक इंस्ट्रूमेंट है बदलाव का, सत्ता में आके पैसा खाने का जरिया नहीं है, और ये मोदी राज में नहीं हो सकता। ठीक है सुदेश जी, आप देश में देख रहे हैं, सुदेश वर्मा जी, गांधी जी का वर्चस्व खत्म, सुदेश वर्मा जी खत्म, सुदेश वर्मा जी जो है वो जग चुका है। ठीक है सुदेश वर्मा जी, सुदेश वर्मा जी ठीक है, अब सुन लीजिए सुदेश वर्मा जी, सुन लीजिए सुदेश वर्मा जी, अब सुन लीजिए थोड़ा सा, आप कर लीजिए कोई भी सर्वे, आपको पता लग जाएगा। जी सुदेश वर्मा जी सुन लीजिए। मैं साधना जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव झा बहुत देर से वेट कर रहे हैं और धर्म जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं संजीव जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। संजीव जी, जो सवाल मैंने साधना जी से किया था कि फिलहाल इस सियासत को हम लोग भूल जाएं और एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ें, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इसके लिए तैयार होंगे? नहीं तैयार होंगे, नहीं तैयार हम हैं। आपको याद होगा जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा कि इस कदम का हम समर्थन करते हैं, ये बहुत जरूरी कदम है। पहले लॉकडाउन हो, दूसरे लॉकडाउन हो, जो जो सुझाव दिए गए केंद्र सरकार के द्वारा, सबसे पहले दिल्ली की सरकार ने उसको फैसला, उसको फॉलो किया, उसका अनुसरण किया। हाँ, लेकिन एक बात और है कि देखिए केंद्र सरकार जो बातें कही, राज्य की सरकार ने उसका अनुसरण जरूर किया, लेकिन आपने देखा कि दिल्ली में बीजेपी विपक्ष में है, किस तरह से उन्होंने धरना दिया, किस तरह से बड़े बड़े नेता अनशन पे बैठ गए। तो मुझे यह लगता है कि राजनीति कहीं से नहीं होनी चाहिए। जब जब केंद्र ने हमें मदद किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री 2 कदम आगे बढ़ के उनका धन्यवाद किया, चाहे पीपीई किट का मसला हो या टेस्टिंग का मसला हो, या अभी 2 दिन पहले जो गृह मंत्री जी ने मीटिंग किया, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यही एक सकारात्मक राजनीति है कि हम सब लोग मिलकर के कोरोना के इस जंग में साथ मिलकर के लड़ेंगे तो कोरोना के इस जंग को हम लोग हरा पाएंगे। तो हम कभी सियासत नहीं करें, जिस किसी ने जब कभी भी मदद की हमने उसको आगे बढ़कर धन्यवाद किया, और हमने सबको कहा कि अगर हमें कुछ कमी है तो हमें सुझाव दीजिए, हम उसको भी ठीक करेंगे। और यही कारण है कि आज दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, यही कारण है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा वेंटिलेटर्स हैं, यही कारण है कि दिल्ली में आज सबसे ज्यादा इस टाइम तो कम से कम मिलकर सामने आना ही पड़ेगा। मैं एडवोकेट धर्म मिश्रा जी, बहुत कम वक्त आपको मिला है। धर्म मिश्रा जी, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ मिलकर लड़ाई लड़ने की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी सतह पर हम देखते हैं कि जब जब मौका मिलता है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी पर या स्टेट की जो सरकारें होती हैं वो सेंटर पर कहीं ना कहीं तनकीद करती हैं और उसके ऊपर निशाना साधती हैं। क्या बिल्कुल सच्चे दिल के साथ, पूरे यकीन के साथ इस लड़ाई में सबको मिलकर आना होगा धर्म जी, तभी हम जीत सकते हैं इस लड़ाई से? सवाल एकदम बिल्कुल सही है कि इस वक्त सबको एक होना है। इस वक्त हमें पॉलिटिक्स करना नहीं है। पहली बात कि जब आप देखो, जब कोरोना सबसे बड़े चरम पे था महाराष्ट्र, मुंबई पे, तो हमारे उद्धव जी ने सारे लोगों से एक ही बात कही थी, इस वक्त पॉलिटिक्स करना नहीं है, सबको एक होके इस कोरोना को हराना है। लेकिन तब क्या हो गया, ऐसी गंदी सियासत होने लगी कि जहां देखो माइग्रेंट लेबर्स का हो विषय या बाकी सारे चीजों का हो, कि महाराष्ट्र को हमेशा टारगेट किया गया कि महाराष्ट्र में संख्या ज्यादा है, ये नहीं बताने गए कि महाराष्ट्र को और मुंबई को किस तरह से कोरोना से हमें बचाना है। ठीक है, महाराष्ट्र और मुंबई कोई अलग नहीं है, आज ये कोरोना है कल नहीं रहेगा।
सब एक ही है, भारत, पूरे भारत में जहाँ कहीं संकट है वहाँ हमें एक साथ खड़े रहना है। बिल्कुल। लेकिन आप जब देखो जहाँ टेस्टिंग की मामला बात आती है, आज दिल्ली में, आज वगैरह स्टेट में टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र आप आंकड़े निकाल लो, शुरू से महाराष्ट्र टेस्टिंग में सबसे आगे है। जिस कारण से टेस्टिंग में आगे रहने के कारण कि यहाँ पे नंबर ज्यादा आ रहे, उतने ही ठीक हो रहे हैं। ठीक है कि यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की सरकार गंभीर रूप से शुरुआत से ही ली है कि ऐसा नहीं कि आज नंबर ज्यादा हो गए तो हम सीरियस हो गए। आज सबको संकट की घड़ी आई तो दिल्ली, आज हम जो फेस कर रहे थे, जब बाकी स्टेट में, बाकी सिटी में जब ये माहौल पैदा होने लगा तो सब ये सोचने, ये पानी हमारे घर में भी आ सकता है, तो सब एक होने लगे। हमें पहले से कह रहे थे कि ये हम सब एक है, हमें एकजुट होकर इस पॉलिटिक्स न करते हुए हमें मुंबई, महाराष्ट्र, बाकी जो भी छोटा मोटा, जो भी हमारा भारत का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, हमें कोरोना को हराना है। तो आप देखो ये जो पॉलिटिक्स की जा रही है आज की तारीख में, ये पॉलिटिक्स की वजह से हमारे भारत का और भी नाम खराब होगा कि जो मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो नाम कमाया है उसे कोई अलग पॉलिटिकली नजरिए से न देखते हुए हमें इस कोरोना को दूर रखना है और भारत का नाम और महाराष्ट्र का नाम हमेशा उज्जवल रखना है। बिल्कुल। लेकिन धर्म जी, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए कि यही उद्धव ठाकरे जी, यही महाराष्ट्र की सरकार बार बार कहते हैं कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज सेंटर का, उसमें से महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला है। महाराष्ट्र मुश्किल में है, उसे एक पैकेज चाहिए, उसे राहत चाहिए, लेकिन सेंटर नहीं दे रही है। तो इसे क्या सियासत समझा जाए या इसे समझा किया जाए धर्म जी, इस तरह की बयानबाजी को? आपका सवाल एकदम सही है सर। देखो, जब 20 लाख करोड़ की बात आती है तो उसके अंदर कोई क्लियरिटी नहीं है कि किसको कितना मिलेगा और कौन से वर्ग को कितना मिलेगा। आपका क्लियरिटी नहीं है तो क्लियरिटी नहीं है, इसलिए सवाल उठाया गया। तो सवाल उठाना कोई किसी के अगेंस्ट में जाना, ये बात नहीं है सर। उस वक्त जब मजदूर लोग जब रास्ते पे थे, जब टारगेट किए जा रहे थे, उसी वक्त ये पैकेज अनाउंस हुआ और इस पैकेज के अंदर कौन से वर्ग को कब कहाँ कितना पैसा मिलेगा, किस तरह से उसको बेनिफिट होगा। जब कभी देखो, अब जब कभी भी उद्धव जी आते हैं तो वो सलाह देने के साथ वो किस तरह से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो सारा उसका ब्यूरो देते हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र काफी मुश्किल में है। खासतौर से मुंबई की अगर बात करें तो वहां हालात बहुत खराब है और ऐसे में सेंटर और स्टेट की सियासत छोड़ के मदद पहले होनी चाहिए। ये वक्त सही वक्त है मदद का। अगर अभी मदद नहीं मिली तो बहुत देर हो जाएगी। मैं सुदेश वर्मा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन खालिद इबादुल्ला से मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं। खालिद इबादुल्ला साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि दो चीजें हैं, एक तो ये कि स्टेट, सेंटर और तमाम जो पार्टियां वो अलग अलग कोरोना से लड़े, और दूसरी तरफ सब लोग एक होकर कोरोना से लड़ें। खालिद इबादुल्ला साहब, क्या लग रहा है कि कौन सा तरीका है जो कोरोना के लिए ज्यादा असरदार होगा, मिलकर लड़ना या फिर अलग अलग? हम तो चाहते हैं कि मिलकर लड़े, लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती है। और मुझे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। उन्होंने कहा कि हम बड़े पार्टी हैं इसलिए हम राजनीति कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम टेक्नोलॉजी जानते हैं इसलिए यूज करते हैं। उनको कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में हम लोग भी आगे हैं, जो आज बैठ के हम घर से ही आपसे मैं आपके साथ में यहाँ पे कर रहा हूँ लाइव टेलीकास्ट। तो ये सबको पता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पता है, टेक्नोलॉजी पता है, लेकिन हम लोगों ने ये राजनीति सोचा भी नहीं और सीखा भी नहीं है। राजनीति अभी नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहूंगा कि राजनीति पश्चिम बंगाल या बिहार के लिए इलेक्शन का वक्त आ रहा है, समय आ रहा है, राजनीति कर लेना। अभी 21 का समय बहुत वक्त है। अभी कोरोना से लड़ाई लड़ो, मिलकर लड़ो। ठीक है। मैं सुदेश वर्मा जी, मैं साधना जी से एक कमेंट ले लेता हूं, वो दोबारा से मेरे साथ जुड़ी हैं। मैं सुदेश जी लास्ट में आपसे कमेंट लूंगा, सारे लोगों का रिएक्शन मैं आपसे ले लूंगा। साधना जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि हम आपस में एक होंगे कैसे? ये दुश्मन हमारे सामने है, इसके लिए हम एक कैसे होंगे? अगर इसी तरह की बयानबाजी होती रही, इसी तरह की सियासत होती रही, तब तो हमें लगता है कि हम मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। साधना जी,
देखिए, मैंने तो यही कहा है, कांग्रेस पार्टी तो वैसे एकता की बात करती है, सद्भावना की बात करती है, समरसता की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, तो हम तो एक होने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम एक आपकी सही बातों पे हो सकते हैं ना। अब ये तोड़ने का काम करेंगे तो हम एक थोड़ा ना होंगे। अब ये वर्चुअल रैली करेंगे ऐसे में तो हम एक थोड़ा ना हो जाएंगे। दूसरी बात ये अभी कह रहे थे कि इन्होंने बहुत गलत कोट किया, ये अभी बड़ा पढ़ने लिखने की बात कर रहे थे। आपको खुद पता होगा कि अखिलेश प्रताप जी ने एक चैनल में, जो हमारे प्रवक्ता है, उन्होंने आपके जो संबित पात्रा ने ट्वीट करके ऑटो का नंबर बताया था, जब उन्होंने चेक करके दिखाया नेशनल टेलीविजन पे तो वो एक बस का ही नंबर था। तो थोड़ा पढ़ लिख कर आया कीजिए नेशनल टेलीविजन पर। ये कोई आपकी सभा नहीं चल रही है कि जुमले बता देंगे कि 20 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे, ऐसे नहीं चलता। आप सच्चाई रखने का काम कीजिए, एक सही बात रखने का काम कीजिए। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी जब जाते हैं गरीबों से मिलने तो वो राजनीति हो जाती है। आप वर्चुअल रैली करते हैं तो राजनीति नहीं होती। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू ऐसा नहीं होता। मैं अंत में इतना कहूंगी। ठीक है साधना जी, अब मैं सुदेश वर्मा जी को सबका जवाब देना। ठीक है साधना जी, बात हो गई। साधना जी बात हो गई। अब सुन लीजिए, सुन लीजिए। ये सूचना क्रांति राजीव गांधी जी लाए थे। नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब सुदेश वर्मा जी सबका जवाब देंगे। सुदेश वर्मा जी, क्योंकि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपकी तादाद भी ज्यादा है, आप सेंटर में हैं, ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा सेंटर की सरकार पर, आपकी पार्टी पर, बीजेपी पर आयद होती है कि किस तरह से सबको जोड़ा जाए। इस मुश्किल के वक्त सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है सुदेश वर्मा जी। भारत देखिए पहले राजीव गांधी जी का बात कर रहे थे। जी बहुत मॉडर्न भारत की झूठ पार्टी बीजेपी, भारत के झूठ। खालिद इबादुल्लाह साहब सुन लीजिए, खालिद इबादुल्लाह साहब सुन लीजिए, मैंने बहुत टाइम दिया है आज आपको। सुन लीजिए साधना जी, सुन लीजिए साधना जी, जवाब देना शुरू नहीं किया है सुदेश वर्मा जी ने। सुन लीजिए। अरे ये क्या आप पीछे की बात नहीं है? नहीं, सुन लीजिए। झूठ पार्टी जी सुदेश वर्मा जी, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स को आपने तैयार भारत की झूठ पार्टी बीजेपी, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कैसे करना है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना जानना चाहिए। ठीक है, लेकिन सुदेश वर्मा जी, मैं चाह रहा हूं मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। और मैं सुदेश वर्मा जी, जो मुश्किल है उस पर बात कर ली जाए, जो मुश्किल है, जो खतरा उस पर बात कर ली जाए। देखिए दूसरी बात हम लोग ये टेक्नोलॉजी पर बहस हो रही है। नहीं ठीक है साधना जी, मैंने बोल दिया। साधना जी मैंने बोल दिया। सुदेश जी जवाब दे रहे हैं, सुदेश वर्मा जी जवाब दे रहे हैं, सुदेश वर्मा जी जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए। नहीं ठीक है सुदेश वर्मा जी का सिर्फ ऑडियो, सुदेश वर्मा जी का। नहीं मैंने सबसे कहा था एक करके बात कर लीजिए। सुदेश वर्मा जी आप जवाब दे दीजिए जल्दी से। मामले में देखिए हमें अपनी पार्टी कैसे चलानी है कृपया हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम लोग जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं और जब भी मौका आएगा। सुदेश वर्मा जी, जो सवाल मैंने किया उसका जवाब चाहिए मुझे। सुदेश वर्मा जी, मैंने सवाल यह किया कि सबसे बड़ी पार्टी है, अभी आप सरकार में है, आपकी जिम्मेदारी बनती है सबको साथ लाने की, ताकि इस मुश्किल घड़ी में लड़ा जा सके मिलकर। देखिए आप एक बात बताइए, चाहे वो महाराष्ट्र में शिवसेना की जो सरकार है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार है, आप ये बात बताइए क्या महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं है? सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। हम वहां के लोगों को नहीं छोड़ सकते। बंगाल में 18 सीट हमको लोकसभा जिताया है, पश्चिम बंगाल से क्या उसको हम छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। हम लोग देते हैं एडवाइस, हम लोग देते हैं सजेशन और साधन की जरूरत पड़ेगी तब। लेकिन लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी ना, अनलेस कि वहां केंद्रीय शासन लागू हो जाए। मुख्यमंत्री को ही डिलीवर करना पड़ेगा। आप बोलिए डिलीवर किसने रोका है आपको? शिवसेना के भाई साहब बोल रहे थे, किसी ने नहीं रोका है। आप करिए। पहले मीडिया उद्धव साहब का बहुत बड़ाई कर रही थी। नेचुरली जब आप खराब से आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, 1/3 कंट्रीब्यूशन डेथ में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर गुजरात की सरकार नहीं कर, ठीक है सुदेश वर्मा जी, अब सियासत न की जाए। सुदेश वर्मा जी, सियासत बंद होनी चाहिए। सुदेश वर्मा जी, सियासत बंद हो और सिर्फ कोरोना पर फोकस किया जाए। कोरोना पर फोकस किया जाए, सिर्फ फोकस कोरोना पर किया जाए, सियासत न की जाए। कुछ दिनों के लिए सियासत भूल जाइए। जब तक अरविंद केजरीवाल जी नहीं बोलेंगे तब तक उनको कैसे हेल्प किया जा सकता है बताइए? मुख्यमंत्री का काम है ना डिलीवर करना, हेल्प मांगना। हम लोग तो सब कुछ कर ही रहे हैं जो भी जरूरत है। नहीं ठीक है, अब मुल्क पे मुश्किल घड़ी है, तो ऐसे में सियासत कम से कम ना हो और स्टेट को चाहिए कि सेंटर के साथ, और सेंटर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो रियासतें परेशान हैं उनके साथ मिलकर खड़े हों, ताकि कोरोना के सामने लड़ा जाए। आज महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या दूसरी जो रियासतें सब परेशान है, गुजरात की बात कर लें,
इसके अलावा तेलंगाना की बात करें, तमाम रियासतें परेशान हैं। सेंटर की जिम्मेदारी बनती है कि इन रियासतों के साथ खड़ी हो, और जो रियासतें उनकी भी जिम्मेदारी है कि पीएम मोदी के साथ खड़े हो, मरकज के साथ खड़े हो, ताकि कोरोना जैसी मौलिक जो वबा है उसके खिलाफ डटकर लड़ा जा सके। क्योंकि आज ही पीएम मोदी ने कहा है कि अगर जरा सी लापरवाही हो गई तो अब तक की जो मेहनत है वो एक तरह से उस पर पानी फिर जाएगा। तो अच्छा यही होगा कि सियासत ना की जाए, बल्कि डटकर मिलकर हम लोग इसका मुकाबला करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश वर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, साधना भारती जी, खालिद इबादुल्ला साहब, संजीव झा जी और धर्म मिश्रा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।